जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी किसी चीज पर हावी नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल का एक कथन काफी कठोर लगता है ना? पर सोचिए, आपने कितनी बार बेवजह ऊर्जा बर्बाद की है? कितनी बार आपने नकारात्मक टिप्पणियों, आलोचनाओं या असफलताओं को अपने रास्ते में आने दिया है? आज आप सीखेंगे कि मुश्किलों के सामने शांत और अडिग कैसे रहें। हर चुनौती, हर अप्रत्याशित घटना को एक चौराहे की तरह सोचिए। प्रतिक्रिया देना या अडिग रहना, इसी मोड़ पर रणनीतिक उदासीनता की असली ताकत निवास करती है। ज्यादातर लोग भाग्य के कठपुतली की तरह व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी आलोचनाओं, देरी, निराशाओं और सोशल मीडिया पर हुई सामान्य टिप्पणियों को अपने दिनों की दिशा तय करने देते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा व्यवहार करना सीख लिया है जैसे कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं करता, उनके पास जीवन का सबसे मूल्यवान हथियार है आत्मनियंत्रण। प्रतिक्रिया न देने का फैसला निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है अपनी शांति किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को सौंपने से इनकार करना जो उसे नहीं देता। याद कीजिए, आखिरी बार जब आपको गलत तरीके से अपमानित या आलोचना किया गया था, तुरंत प्रतिक्रिया देना, आवाज उठाना या खुद को सही साबित करने की कोशिश करना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर इसके बजाय आप बस मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते तो क्या होता? आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से निश्शस्त्र कर देते। वह आपकी बेकाबू प्रतिक्रिया, आपके गुस्से, आपके बचाव की उम्मीद कर रही थी। ये सब न पाकर वह शक्तिहीन हो जाती है, जबकि आप आगे बढ़ते हैं और मजबूत और अडिग होते हैं। यह वह मौन शक्ति है जिसे कम लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई सराहता है। यह व्यवहार सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इतिहास के महान नेता और विचारक इसे व्यवहार में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को बताया कि सबसे शक्तिशाली लोग जो उन्होंने जाने वे सबसे ज्यादा शोर करने वाले या प्रतिक्रियाशील नहीं थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच भी शांत रहते थे। इस टिप्पणी ने हिल के मानसिक शक्ति के बारे में विचार को आकार दिया, भावनाओं की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित न होने की क्षमता के रूप में। सोचिए, आपने कितनी बार दिन, हफ्तों तक किसी तुच्छ बात पर समय बर्बाद किया है? कितनी रातें नींद में कमी आई है एक गलत आलोचना या ऐसी गलती के कारण जिसको कोई और याद भी नहीं रखता। यह हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की कीमत है। रणनीतिक उदासीनता इसके विपरीत है। छानना, चुनना और जानबूझकर यह तय करना कि क्या आपका ध्यान देने लायक है। एक दिलचस्प तथ्य इस विचार को पुष्ट करता है। मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश लोग घटना से ज्यादा उसकी आशंका से पीड़ित होते हैं। समस्याओं की कल्पना करने या मानसिक रूप से अप्रिय स्थितियों को दोहराने से होने वाला तनाव खुद उस स्थिति से भी ज्यादा हानिकारक होता है। यानी कई बार आपको जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो आप अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं उससे हार मिलती है। अडिग रहने की कला में महारत हासिल करके आप अपने भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, काम पर कोई आपको सबके सामने गलत तरीके से आलोचना करता है। अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, खुद का बचाव करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज उठाकर। लेकिन क्या होगा अगर आप शांत रहें, केवल जरूरी बात ही कहें या चुप रहना भी चुनें? दूसरे आपकी आत्मविश्वास, आपकी अडिग रहने की क्षमता को समझेंगे। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के सामने आपकी छवि को भी ऊंचा उठाता है। जाहिर है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कोई भी एक दिन में हर चीज के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता। प्रशिक्षण की जरूरत है जो छोटे छोटे लम्हों से शुरू होता है। एक लंबी कतार, एक असभ्य टिप्पणी, एक अप्रत्याशित जाम। इन स्थितियों में भड़कने के बजाय खुद से पूछे, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है या मैं बस किसी तुच्छ बात को शक्ति दे रहा हूं? इस सवाल को बार बार दोहराकर आप एक अदृश्य कवच बनाते हैं जो आपको जीवन के सबसे सामान्य हमलों से बचाता है। एक अतिरिक्त पहलू ध्यान देने योग्य है। जो लोग इस रवैये को अपनाते हैं उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली माना जाता है।
ज्यादा जोर से बोलने या जबरदस्ती थोपने से नहीं, बल्कि अराजकता के बीच स्थिरता दिखाने से। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाते हैं, जो स्थिर रहता है वह एक आदर्श बन जाता है। रणनीतिक उदासीनता कमजोरी का नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। अगले 7 दिनों में किसी एक प्रकार की उत्तेजना को नजरअंदाज करने का चुनाव करें। यह काम पर कोई तीखी टिप्पणी हो सकती है, किसी रिश्तेदार की गलत आलोचना, या सोशल मीडिया पर कोई अनाम व्यक्ति जो हमेशा हमला करता रहता है। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है। देखें कि समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप कैसे अपना ध्यान बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह छोटी सी चुनौती दिखाएगी कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी और कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकता। संक्षेप में, रणनीतिक उदासीनता यह चुनने की क्षमता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और बाकी को शोर की तरह जाने देना। यह तूफान को पार करना है बिना भीगे, तब भी स्थिर रहना जब सब कुछ हिल रहा हो। यह हर चुनौती को अपनी मौन शक्ति के लिए ईंधन में बदलना है। जो इस तरह जीता है उसे पता चलता है कि अपनी शांति को बिगाड़ने में सक्षम किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। जब भावनात्मक नियंत्रण की बात आती है तो बहुत से लोग केवल बहसों, रिश्तों या उत्तेजनाओं के बारे में सोचते हैं। हालांकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां भावनाओं पर नियंत्रण की कमी जीवन को सबसे ज्यादा नष्ट करती है। आर्थिक पैसे में खुद में कोई शक्ति नहीं है। यह सिर्फ कागज या स्क्रीन पर नंबर है। इसे शक्ति देने वाली भावनाएं हैं। हारने का डर, पर्याप्त न होने की चिंता, अपनी उपलब्धियों को दिखाने का घमंड, यही भावनात्मक खेल है जो बहुत से लोगों को बांधता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 70% से ज्यादा कर्ज में डूबे लोग केवल कर्ज के मूल्य से नहीं, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाले भावनात्मक बोझ से पीड़ित होते हैं। क्रेडिट कार्ड पर $1000 का बिल नहीं, बल्कि चिंता, वसूली कॉल का डर, आमंत्रण स्वीकार न कर पाने की शर्म, या जिनके पास ज्यादा लगता है उनसे तुलना करना, ये चीजें उन्हें असहाय करती हैं। यानी हकीकत नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रिया ही दर्द देती है। सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ स्वीकार किए जाने या किसी खालीपन को भरने के लिए कोई बेवजह चीज खरीदी है। शायद कोई नई तकनीक से लैस डिवाइस, कोई महंगा कपड़ा या बजट से ज्यादा महंगा डिनर। इन विकल्पों के पीछे जरूरत नहीं, बल्कि भावना, आवेग पर नियंत्रण का अभाव था। इस व्यवहार को दोहराने पर अपरिहार्य परिणाम वित्तीय स्वतंत्रता का नुकसान है। एक प्रभावशाली उदाहरण माइक टायसन की कहानी है। उन्होंने अपने करियर में $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। यह अवसरों या प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी थी। अत्यधिक खर्च, आवेगी निर्णय, बुरे प्रभाव और एक मन जो हमेशा तत्काल इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। यह दर्शाता है कि चाहे कितना ही कमाया जाए, भावनात्मक नियंत्रण के बिना पैसा उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। दूसरी ओर, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कम संसाधनों के साथ भी अपने आवेगों पर काबू पाया और ठोस धन बनाया। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट दिखावा करने या बाहरी दबावों में झुकने की कोशिश करके नहीं, बल्कि पैसे से निपटने में भावनात्मक अनुशासन को अपनाकर अरबपति बने। जबकि अन्य संकट के समय, डर या समृद्धि के समय उत्साह से बह गए। वे दृढ़, धीरज और नियंत्रित रहे। यह ऐसा व्यवहार करना है जैसे कुछ भी उन्हें परेशान नहीं करता, जिसमें वित्तीय उतार चढ़ाव भी शामिल है, जो अधिकांश लोगों को पागल कर देते हैं। मुख्य बात यह है, जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण धन को सौंप देते हैं, तो आप कभी शांति में नहीं रहेंगे। कम होने पर चिंतित रहेंगे, ज्यादा होने पर खोने के डर से रहेंगे। लेकिन जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि पैसा केवल एक उपकरण, एक साधन है, एक लक्ष्य नहीं। यह समझ सब कुछ बदल देती है। खुद से पूछें, आपने पैसे की कमी के डर से कितनी बार किसी सपने या अवसर को छोड़ दिया है? आपने कितनी बार वित्तीय चिंताओं को अपने मूड, अपने फैसलों और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने दिया है? अधिकांश लोग इस कमी की भावना के गुलाम की तरह जीते हैं, एक दोहराव वाला चक्र बनाते हैं।
रास्ता है हर वित्तीय निर्णय से पहले रुकना सीखना। खर्च करने से पहले, निराश होने से पहले, तुलना करने से पहले पूछें, क्या यह क्रिया मुझे उस जीवन के करीब ले जाती है जो मैं चाहता हूं? क्या मैं तर्क संगत रूप से निर्णय ले रहा हूं या सिर्फ किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और क्रिया के बीच यही छोटा सा अंतर है जहां स्वतंत्रता निवास करती है। नेपोलियन हिल का कहना था कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने निराशा में अपनी संपत्ति बेचकर सब कुछ खो दिया। सामूहिक दहशत के आगे झुक गए। जिन्होंने शांत रहना सीखा, जिन्होंने डर की लहर में नहीं बहने दिया, उन्होंने अपनी किस्मत फिर से बनाई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे ज्यादा बुद्धिमान थे, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने चुनावों को तय नहीं करने दिया। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता केवल ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि पैसे से उत्पन्न होने वाली भावनात्मक गुलामी से मुक्ति पाने में है। अगर आप वित्तीय कठिनाइयों के सामने मुस्कुरा सकते हैं, अगर आप तब भी स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो आप लाखों लोगों से आगे हैं। सोचिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा अगर आप पैसे के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। कम चिंता, कम तुलना, बुद्धिमान निर्णयों के लिए अधिक स्पष्टता और महत्वपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान। यह बदलाव एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन आज से ही शुरू हो सकता है, हर छोटे से चुनाव में। पैसा कभी समस्या नहीं होगा। असली समस्या यह शक्ति है जो आप उसे अपनी भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होने देते हुए देते हैं। इस क्षेत्र में ऐसा व्यवहार करना सीखकर जैसे कुछ भी आपको परेशान नहीं करता, आप एक नई कहानी लिखना शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां पैसा आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपके अनुशासित दिमाग के आदेशों का पालन करता है। आलोचना एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुमति दें। अधिकांश लोग पहली नकारात्मक टिप्पणी के सामने टूट जाते हैं, जैसे कि दूसरों की राय उनके मूल्य को परिभाषित करती है। यहीं पर बहुत सारे सपने मर जाते हैं, क्षमता या संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि अस्वीकृति से निपटने की अक्षमता के कारण। नेपोलियन हिल कहते थे कि सबसे सफल वे नहीं थे जिन्हें कभी आलोचना नहीं मिली, बल्कि वे थे जिन्होंने आलोचनाओं को छानना सीखा, उपयोगी चीजों का उपयोग करना और शोर को छोड़ देना। जब हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित किया तो उन पर तुरंत हमला किया गया। बहुत से लोगों ने उन्हें धोखेबाज कहा, दूसरों ने कहा कि उनके विचार भ्रामक थे। वर्षों के अध्ययन और कार्य के बाद इस निर्णय का बोझ सोचिए। स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद पर शक करना, पीछे हटना, हार मानना होता, लेकिन हिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझा कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत अस्वीकृति है। परिणाम यह है कि दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकीं और उन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, आपने कितने विचारों को यह काम नहीं करेगा की वजह से छोड़ दिया है। कितने आशाजनक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें असंभव होने की वजह से नहीं, बल्कि बाहरी आवाज के अपनी आस्था से ज्यादा जोर होने की वजह से रद्द कर दिया गया। आलोचना रोकती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण करने दें। दो तरह की आलोचनाएं होती हैं, रचनात्मक जो सुधार के रास्ते दिखाती है और विनाशकारी जो असुरक्षा या ईर्ष्या का प्रतिबिंब होती है। इन दोनों को अलग करना जरूरी है। पहली वृद्धि को तेज करती है, दूसरी का तब तक ही दबदबा होता है जब तक आप उसे अपने साथ ले जाने का फैसला नहीं करते। किसी मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ मूल्यवान सुझाव देते हैं और कुछ कला के बारे में कुछ भी समझे बिना उपहास करते हैं। क्या मूर्तिकार को उपहास के कारण अपना काम छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वह अपनी आंतरिक दृष्टि से प्रेरित होकर काम करता रहता है। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अनुमति न दें कि जो आपका रास्ता नहीं समझता उसका निर्णय आपके द्वारा बनाए जा रहे काम को रोक दे। अध्ययनों से पता चलता है कि अस्वीकृति का डर काम टालने के मुख्य कारणों में से एक है।
बहुत से लोग आलोचना की आशंका से परियोजनाएं शुरू नहीं करते हैं। इससे एक दुष्चक्र बनता है। जितना ज्यादा उन्हें आलोचना होने का डर लगता है, उतना ही कम वे काम करते हैं। जितना कम वे काम करते हैं, वे अपने लक्ष्यों से उतने ही दूर होते जाते हैं। रास्ता है खेल को उलट देना। आलोचना से बचने के बजाय उसकी प्रतीक्षा करें। समझें कि वह हमेशा आएगी, क्योंकि वह गलती का नहीं बल्कि गति का संकेत है। और एक अनोखा तथ्य है, आप जो काम करते हैं वह जितना ज्यादा प्रासंगिक होगा, उतनी ही ज्यादा आलोचना मिलेगी। महान नवोन्मेषक, कलाकार और नेता कठोर आलोचना का शिकार हुए हैं। बुरे होने के कारण नहीं, बल्कि प्रतिमान बदलने के कारण। जो सामान्य से अलग होने की हिम्मत करता है, वह प्रतिरोध को जगाता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपने आंतरिक दर्शन को नहीं चुराने दिया। इसे रोजाना लागू करने के लिए हर आलोचना पर रुकें। खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति के पास इस बारे में बात करने का अनुभव है? उसने जो कहा, क्या वह मुझे विकसित करने में मदद कर सकता है? अगर हां, तो धन्यवाद दें और सीखें। नहीं तो बस उसे जाने दें। बेकार शब्दों का बोझ न उठाए। यह छानना उन लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ते हैं और जो बीच में ही रुक जाते हैं। आलोचनाओं से निपटना दिमाग को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह हर टिप्पणी को एक तार्किक फिल्टर में डालने जैसा है। अगर काम आता है तो उपयोग करें, अगर काम नहीं आता तो छोड़ दें। और सबसे बढ़कर कभी न दें कि दूसरों की राय आपकी शांति को बिगाड़े। असली ताकत अडिग शांति में निवास करती है, यहां तक कि दुनिया के मौखिक हमलों के सामने भी। जो व्यक्ति इस तरह से आलोचनाओं से निपटने की कला में महारत हासिल करता है, उसे स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि वह समझता है कि केवल वही अपना रास्ता तय करता है। जीवन कभी शांत समुद्र नहीं होगा। चुनौतियां, अप्रत्याशित घटनाएं, हानियां और दबाव किसी भी व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। और यह ठीक उन क्षणों में है कि सच्ची ताकत प्रकट होती है, शांति में नहीं बल्कि स्पष्ट अराजकता के केंद्र में। नेपोलियन हिल ने माना कि सबसे ज्यादा प्रशंसित और प्रभावशाली व्यक्ति वे हैं जो दबाव में भी शांत और आत्मनियंत्रण रखते हैं। जबकि बहुत से लोग आवेगी प्रतिक्रियाओं के आगे झुक जाते हैं। जो निर्णायक क्षणों में शालीनता की कला में महारत हासिल करते हैं, वे एक सूक्ष्म लाभ प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। सोचिए, कितनी बार दबाव ने आपको जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर किया है। शायद किसी कठिन वित्तीय स्थिति में, जब आपने निराशा में एक ऐसा रण लिया जो और भी बड़ा बोझ बन गया, या किसी पारिवारिक विवाद में जहां तनाव के बीच कही गई बातों से मुश्किल से भरने वाले घाव बन गए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यह दबाव नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया ही नष्ट करती है। जो गहरी सांस लेना, रुकना और देखना सीखता है, उसे वहां स्पष्टता मिलती है जहां दूसरे केवल निराशा देखते हैं। एक यादगार घटना जो इस रवैये को दर्शाती है वह है थॉमस एडिसन की। जब उनकी प्रयोगशाला आग लगने से नष्ट हो गई, जिससे वर्षों का काम और बड़ा निवेश नष्ट हो गया, तो वे त्रासदी के आगे झुक सकते थे। हालांकि इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार को आग लगने का गवाह बनने के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि यह एक अविस्मरणीय नजारा होगा। अगले दिन उन्होंने फिर से शुरुआत की और वहां से और भी बड़े आविष्कार हुए। यह प्रतिक्रिया समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि दबाव में शांति बनाए रखने के जानबूझकर निर्णय से हुई। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से साबित होता है कि जब तनाव शरीर पर हावी हो जाता है, तो तार्किक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा सचमुच अवरुद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में, दबाव में मानव मस्तिष्क तत्काल समाधानों का चयन करने की ओर झुकता है, भले ही वे दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हों। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित लोग भावनाओं के बजाय तर्क को सक्रिय करने की क्षमता विकसित करते हैं, जो उन्हें बहुमत पर एक लाभ देता है। अब इसकी कल्पना करें अपने व्यावहारिक जीवन में इसका प्रभाव। पेशेवर माहौल में
जबकि सहकर्मी एक संकट के बीच निराश हो जाते हैं, आप दृढ़ रहते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और समाधान प्रस्तावित करते हैं। बातचीत में जबकि अन्य हारने के डर से किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए जल्दबाजी करते हैं, आप चुप रहते हैं और उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि अधिकार को भी दर्शाता है। महत्वपूर्ण क्षणों में लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो अधिक स्थिर प्रतीत होता है। लेकिन इस योग्यता को कैसे विकसित करें? रहस्य तूफान का इंतजार करना नहीं है, फिर खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करना है, बल्कि रोजाना दिमाग को प्रशिक्षित करना है। यह युद्ध से पहले एक योद्धा को तैयार करने जैसा है। अनुशासन के छोटे छोटे दैनिक अभ्यास, जैसे हमेशा एक ही समय पर उठना, लगातार आदतें बनाए रखना या शिकायत के बिना असुविधाओं से निपटना, निर्णायक क्षणों के लिए प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं। हर बार जब आप छोटी निराशा के सामने शांत रहने में सक्षम होते हैं, तो आप आंतरिक लचीलापन को मजबूत करते हैं, जो आपको बड़े होने पर भी टिकाए रखेगा। खुद से पूछें, आपके समय से पहले निराशा के कारण कितने अवसर खो गए? आप कितनी बार एक आशाजनक परियोजना को छोड़ चुके हैं क्योंकि पहली कठिनाई असहनीय लग रही थी? दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन इसे आपका दुश्मन होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रशिक्षण का मैदान हो सकता है, जहां आप खुद को साबित करते हैं कि आप तैयार हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी समस्या का सामना करें जो आपको अभिभूत करती प्रतीत होती है, तो दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? सोचने के बजाय खुद से पूछें, मैं इस पल का उपयोग अपने नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए कैसे कर सकता हूं? यह साधारण परिवर्तन दबाव को अवसर में बदल देता है, क्योंकि जब कई लोग टूट जाते हैं तो जो दृढ़ रहता है वह एक संदर्भ बन जाता है। दबाव में शांति न केवल एक प्रशंसनीय गुण है, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति भी है। जो घबराहट से खुद को नहीं ले जाने का तरीका सीखता है, वह पाता है कि सबसे बड़े तूफानों में भी स्पष्टता से नेविगेट करना और मजबूत उभरना संभव है। और यह उन लोगों में से एक बड़ा रहस्य है जो अडिग लगते हैं। वे दबाव से बचते नहीं हैं, वे इसे दुनिया को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं कि कुछ भी उनकी उपस्थिति, उनके ध्यान और उनकी ताकत को नहीं चुरा सकता है। मानव दुख का एक बड़ा हिस्सा उससे नहीं होता जो होता है, बल्कि उन चीजों से जुड़ाव से होता है जो अनियंत्रित हैं। यह ऐसा है जैसे मन वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करता है, अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है। यह आवश्यकता कि सब कुछ हमारी इच्छानुसार हो एक अदृश्य कारावास में बदल जाती है। नेपोलियन हिल समझते थे कि वास्तविक मानसिक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम अलग होना सीखते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर है उसे छोड़ देते हैं। हिल के जीवन में एक उल्लेखनीय उदाहरण इसे दर्शाता है। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान 1929 में उन्होंने देखा कि उनका लगभग सारा व्यापार तबाह हो गया। उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था जो उन्होंने तब तक बनाया था। अधिकांश लोग निराशा के आगे झुक जाते और वास्तव में कई लोग कभी उबर नहीं पाए। लेकिन हिल ने दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया करने का विकल्प चुना। वह समझ गया कि वह आर्थिक पतन को नहीं बदल सकता, वह उन दिवालियों को नियंत्रित नहीं कर सकता जो देश को प्रभावित कर रही थी, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता था। और यह हानि और पुनर्निर्माण की दर्दनाक प्रक्रिया से ही था कि उनके कुछ सबसे बड़े उपदेश सामने आए। सबक स्पष्ट था, जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़कर हम कुछ नया बनाने के लिए जगह बनाते हैं। आप कितनी रातें किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सोचते हुए बिता चुके हैं जो खत्म हो गया है, किसी ऐसे काम के बारे में जो काम नहीं आया, या किसी खोए हुए अवसर के बारे में। मन उन पलों को फिर से जीने पर जोर देता है, जैसे कि किसी तरह वह उन्हें बदल सकता है, लेकिन इसका एकमात्र परिणाम अधिक दुख है। यह हाथों में पानी पकड़ने जैसा है। जितना अधिक हम दबाते हैं, उतनी ही तेजी से वह निकल जाता है।
ताकत पकड़ने में नहीं है, बल्कि बहने देना सीखने में है। इसका मतलब जीवन का त्याग करना या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना नहीं है। इसका मतलब है कि उस चीज पर ऊर्जा केंद्रित करना जो वास्तव में हमारी पहुंच में है। आप यह नियंत्रित नहीं करते कि कोई कंपनी दिवालिया होगी या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप खुद को कैसे फिर से तैयार करेंगे। आप यह नियंत्रित नहीं करते कि कोई व्यक्ति जाना चाहता है या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप अनुपस्थिति से कैसे निपटेंगे। आप यातायात को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप प्रतीक्षा करते समय क्या करते हैं। यह दृष्टिकोण परिवर्तन मुक्त करने वाला है, क्योंकि यह आपको एकमात्र चीज के नियंत्रण में वापस रखता है जो मायने रखती है, आपकी अपनी प्रतिक्रिया। मनोविज्ञान में अध्ययन इस बिंदु को पुष्ट करते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अनियंत्रित घटनाओं को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, उनमें तनाव और चिंता का स्तर कम होता है, साथ ही अधिक कल्याण भी होता है। वे अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं और इसलिए उनके पास स्पष्टता और ताकत है जहां वे वास्तव में फर्क कर सकते हैं। यह वही है जो एक सामान्य मन को लचीले मन में बदल देता है। अलगाव का अभ्यास छोटी छोटी स्थितियों से शुरू होता है। एक उड़ान में देरी, सुपरमार्केट में लंबी कतार, योजनाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन। चिढ़ने और शिकायत करने के बजाय रुकने और स्वीकार करने का प्रयास करें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है तो छोड़ दें। छोटे संदर्भों में इस अभ्यास को दोहराने से बड़ी स्थितियों जैसे वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत चुनौतियों में एक ही सिद्धांत को लागू करने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कठोर परिणामों से नहीं जुड़ता है, तो आप अधिक हल्केपन से जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना है कि जीवन एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते प्रस्तुत कर सकता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है, तो पीड़ित होने के बजाय आप अनुकूलित होते हैं। यह लचीलापन ही है जो किसी व्यक्ति को वास्तव में अटूट बनाता है। और यहां एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। आने वाले दिनों में सचेत रूप से कुछ ऐसा छोड़ना चुनें जो आपके नियंत्रण से बाहर है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की राय हो सकती है जो आपकी यात्रा को नहीं समझता है। यह एक अवांछित परिणाम हो सकता है, या यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी सी निराशा भी हो सकती है। बस इसे जाने देने पर आपको कैसा लगता है, इसे देखें। हर बार जब आप सफल होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा संरक्षित है और इसका उपयोग उस चीज के लिए किया जा सकता है जो वास्तव में मायने रखती है। संक्षेप में, अलग होना हारना नहीं है, बल्कि जगह बनाना है। यह है कि जिस चीज को जाना है उसे जाने देना, ताकि नई संभावनाएं उत्पन्न हो सके। यह धारा के विरुद्ध संघर्ष करना बंद करना और जीवन के साथ बहना सीखना है, एक नदी की तरह जो चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय उनका चक्कर लगाती है। जो इस कला में महारत हासिल करता है, वह पाता है कि सबसे बड़ी अनिश्चितताओं के बीच भी शांति से चलना संभव है। क्योंकि जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को छीनने में सक्षम नहीं है। मौन सबसे कम आंका गया हथियार है, लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। एक ऐसी दुनिया में जो कभी चुप नहीं होती है, जहां हर कोई हर पल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता प्रतीत होता है, जो मौन में महारत हासिल करता है, वह प्रभाव का एक ऐसा रूप प्राप्त करता है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। लोग मानते हैं कि उन्हें खुद को सही ठहराने, हर चुनाव की व्याख्या करने, किसी भी उत्तेजना का तुरंत जवाब देने की आवश्यकता है। हालांकि जितना अधिक हम बोलते हैं, उतना ही हम अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। इसके विपरीत मौन रहस्य का एक स्थान बनाता है, एक अदृश्य शक्ति का क्षेत्र जो दूसरों को संदेह की स्थिति में रखता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि वास्तव में मजबूत लोगों को अपने कदमों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। वे चुपचाप काम करते हैं और परिणामों को अपने लिए बोलने देते हैं।
सोचिए कि आप कितनी बार जवाब देने के लिए जल्दबाजी में रहे हैं और फिर पछतावा किया है। हर खालीपन को शब्दों से भरने की आवश्यकता अक्सर पछतावे को जन्म देती है, क्योंकि हम जितना चाहिए उससे ज्यादा बोलते हैं, अनावश्यक जानकारी का खुलासा करते हैं और दूसरों को एक ऐसा लाभ देते हैं जो उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। सही समय पर चुप रहना सीखने से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो संचार से परे है। स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करना। एक बातचीत की कल्पना करें। मेज के दूसरी तरफ व्यक्ति एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। मौन छा जाता है और जितना अधिक आप इसे बनाए रखते हैं वह उतना ही असहज महसूस करता है। यह इसी स्थान पर है कि वह बहुत अधिक बात करना शुरू कर देता है, अनावश्यक विवरण प्रकट करता है, तनाव को तोड़ने के लिए केवल शर्तों में सुधार करता है। यह मौन का प्रभाव है। यह दूसरों को पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जबकि आप अडिग रहते हैं। और यह केवल बड़ी बातचीत पर लागू नहीं होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उत्तेजित करने की कोशिश करता है तो अपेक्षित प्रतिक्रिया गुस्सा, तत्काल बचाव, समान तीव्रता में प्रतिक्रिया है। लेकिन जब आप बस प्रतिक्रिया नहीं देने का विकल्प चुनते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्थिति का नियंत्रण खो देता है। जो हमला होना था वह हमलावर के लिए निराशा में बदल जाता है, जबकि आप अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते हैं। इस तरह का रवैया दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल देता है। किसी और के बजाय जो किसी भी चीज के सामने फट जाता है, आप रहस्यमय हो जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। एक और दिलचस्प विवरण है, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अवलोकन का एक स्थान भी है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक देखते हैं। हाव भाव, विराम, स्वर, यह सब मूल्यवान जानकारी प्रकट करता है जो उन लोगों के लिए ध्यान से बच जाता है जो खुद को थोपने में बहुत व्यस्त हैं। यह मौन में है कि आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे हुए इरादों और छिपी हुई कमजोरियों को समझते हैं। महान नेता और रणनीतिकारों ने इस संसाधन का उपयोग बहुत कम लोगों की तरह किया है। कॉरपोरेट जगत से एक उल्लेखनीय उदाहरण आता है। स्टीव जॉब्स अपनी गुप्त रखने की क्षमता और रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। शायद ही कभी समय से पहले अपनी परियोजनाओं के विवरण का खुलासा करते थे। जब वे अंततः जनता के सामने कुछ प्रस्तुत करते थे तो आश्चर्य इतना बड़ा होता था कि प्रभाव कई गुना बढ़ जाता था। इस मामले में मौन अधिकार, अपेक्षा और सम्मान पैदा करने का एक उपकरण था। विज्ञान यह भी बताता है कि मौन अधिकांश लोगों के लिए इतना असहज क्यों है। मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि मानव मस्तिष्क लगातार अंतराल को भरने की कोशिश करता है। जब कोई विराम लंबा हो जाता है तो एक असुविधा पैदा होती है जो व्यक्ति को किसी भी कीमत पर उसे तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये इसी समय है कि बहुत से लोग खुद को सौंप देते हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रकट करते हैं। जो मौन को अपनाना सीख चुका है उसे पता चलता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके विपरीत यह उसी स्थान पर है जहां सच्ची शक्ति छिपी हुई है। यदि आप इसे व्यवहार में लागू करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। अगली बार जब कोई आपको उत्तेजित करे तो तुरंत जवाब न दें। सांस लें, मौन को फैलने दें, प्रतिक्रिया देखें। एक आकस्मिक बातचीत में बोलने से अधिक सुनने का परीक्षण करें और देखें कि अन्य लोग कैसे अधिक खुलने लगते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में स्पष्टीकरण देने की जल्दबाजी को रोकें और केवल तभी बोलने की शांति का अनुभव करें जब वास्तव में आवश्यक हो। यह अभ्यास जीवन के प्रति आपके रवैये को बदल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कि आपको सभी आलोचनाओं का जवाब देने या प्रत्येक निर्णय को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। मौन अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन बन जाता है। यह एक संकेत है कि आप दूसरों की गति से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी गति को तय कर रहे हैं। अंत में जो मौन में महारत हासिल करता है उसे सम्मान पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। आपके शब्दों का अधिक महत्व होगा, आपके हाव भाव अधिक अर्थपूर्ण होंगे और आपकी उपस्थिति का अधिक प्रभाव होगा।
जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप पाते हैं कि सच्ची शक्ति कम बोलने और अधिक कार्य करने में निहित है। और जब आप अंततः मौन तोड़ने का फैसला करते हैं तो प्रत्येक शब्द एक अतुलनीय शक्ति वहन करता है। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर मौजूद वीडियो देखें और इस यात्रा को मेरे साथ जारी रखें। यहाँ की प्रत्येक सामग्री पूर्ण समर्पण के साथ तैयार की गई है, क्योंकि जब बात आपके वास्तविक विकास में मदद करने की होती है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि यह आपके परिवर्तन को और भी आगे ले जाएगा।